चलिए मैं आज आपको डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान तो फिर जो हमारे एमडी आए हुए हैं इनके लिए बता देता हूँ। और पहले शॉर्ट में बहुत 1 घंटे का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको। पहले तो लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना चाहिए। कंटेंट आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी अपने डेट का है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो कैसे लिखेंगे और जो आप लिख लेंगे उसके अनुसार जब आप क्लास में आएंगे तो किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, ये 2 मेन पॉइंट है। इसी पर मैं बताऊंगा आपको। हालांकि आज बीच में चाहते तो खत्म हो जाता, लेकिन मैं चाह रहा था कि कम से कम जब आप यहाँ आए हो तो कुछ सीख के जाओ, और कल आप वैसे ही बना लेना उसको और थोड़ी सी तैयारी कर लेना सिंसियरली। होता है ना कि हम सोचते हैं अरे यार इसका क्या यूज होगा, मैं जब टीचर बनूंगा तब देख लूंगा, लेकिन जब आप टीचर बनेंगे तब आपको चांस नहीं मिलेगा सीखने का। इसलिए जिन परिस्थितियों में जो भी जहां भी मिले सीखने की कोशिश करें। सीखा हुआ हमेशा सीखा हुआ कहीं न कहीं कुछ परिस्थिति में कहीं भी काम आ जाता है। मैं कभी बहुत पहले मैनेजमेंट का था एक कोर्स 1 साल का, मैं बोला क्या होगा मैनेजमेंट, टेक्निकल आदमी को मैनेजमेंट करके क्या फायदा मिलेगा। तो चलो कंपल्सन था, भेज दिया गया तो कर लिया मैंने। और फिर मैं जब इस डिपार्टमेंट में आया, इससे पहले रेलवे में था, तो जब इस डिपार्टमेंट में आया और मेरी पहली पोस्टिंग कलकत्ता हुई, और जब कलकत्ता CS राय में गया तो वहां मुझे मैनेजमेंट के क्लासेस मिल गए कि आप मैनेजमेंट का क्लास लोगे। तो इसलिए कब और क्या आपको काम आ जाए, तो जहां जब भी जो सीखने का मिले उसे जरूर सीखना चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग सेकंड वो ये कहता है, हमेशा ये मत सोचिए कि आई नो ऑल, ऑलवेज कीप लर्निंग एज लॉन्ग एज यू लिव। जब तक आपका जीवन है उसे सीखने की कोशिश करिए। मुझे रिटायर हुए 4 साल हो गया, 64 ईयर मेरी एज होने जा रही है, फिर भी मैं कुछ 1-2 घंटे पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, बिना उसके नींद नहीं आती। तो जैसा आप बनाएंगे अपने को वैसा बन जाएंगे। अब इस इंस्टीट्यूट से मेरा लगाव है, 10 साल 15 साल मैं यहाँ काम किया हूँ, कम से कम 10-8-9 साल काम किया हूँ। ये लोग हमारे पुराने दोस्त हैं, अमरीश जी हैं। तो जस्ट मैं इन लोगों से मिलने चला आता हूँ। एग्जाम तो एक बहाना है कि आपको एग्जाम लेना है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करिए कि मैं M.Tech हूं, मैं B.Tech हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, ठीक है, अच्छी बात है। जो जितना जानता है उतना ही उसे समझदार और विनम्र होना है। जो पेड़ में जितने ज्यादा फल लगते हैं उतना ज्यादा वो झुक जाता है। तो नहीं, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। चलो, ये मोटिवेशनल स्पीच किसी और दिन होगा। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान पीछे दिखाई दे रहा है या इसका वो चेंज कर दें, येलो कर, पीछे दिखाई दे रहा है, चले ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में जो नॉर्मल ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपका ट्रेड है, नेम है, यूनिट नंबर है, रोल नंबर है, और टाइम है, कंटेंट है आपका। तो ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है। हाँ सर, नमस्कार। हाँ बताएं सर। हाँ 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 अच्छा, उसे फोटो ले लेंगे। ठीक है। मैं आज यही हूँ, आज NSTI में हूँ, तो मैं देखता हूँ सजवान से बात करके ले लेता हूँ। ठीक है। तो ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है। इसका क्रम ऊपर नीचे भी हो सकता है, और जैसे टाइम है, डेट है, या आप यहाँ लिखते हैं डेट, टाइम, कंटेंट, और या जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन नंबर होता है, डेमो नंबर जिसे हम कहते हैं। तो ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है, वो आपके फॉर्मेट में ऑलरेडी है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं। बट इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब जो डिमॉन्स्ट्रेशन आप मेन करते हैं, सॉरी
पूरा चला जाएगा। अच्छा इरेज यहाँ से ठीक है सर। अब डिमॉन्स्ट्रेशन आपका मेन हुआ। तो अब डिमॉन्स्ट्रेशन का मेन पॉइंट से, जैसे लेसन प्लान में आपका क्या था, टाइटिल, तो टाइटिल की जगह यहां आता है स्किल करना पड़ेगा। अच्छी या ये अच्छा स्किल का मतलब होगा जो स्किल आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। अब इस स्किल में जो डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, जो भी आपने ट्रेड कहा, जैसे आप डिसमेंटलिंग ऑफ वॉशिंग मशीन या डिसमेंटलिंग ऑफ 8085 या एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 या अपलोडिंग जावा सॉफ्टवेयर, जो भी है, या क्योंकि यहां आपको एज ए इंस्ट्रक्टर करके दिखाना है। टीचर को जो ट्रेनी जो है प्रैक्टिस करे, उससे पहले आपको करना होता है। ऐसा नहीं कि आप देखें टीचर बोल रहे अरे ये कर लो यार, एक जॉब बना के दे दिया, नहीं। डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान का मतलब ये है कि आप खुद करके ट्रेनिज को बताते हैं, स्टेप बताते हैं, सावधानियां बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, और फिर उसको कहेंगे कि अब मैंने कर दिया तो आप प्रैक्टिस करो। अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें, चले आपका ईएम का क्लास है तो ईएम का लेते हैं। ईएम का ही कोई एग्जाम्पल आप ले लें, कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए, तो टू कंस्ट्रक्ट, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये आप खुद मत बनाइएगा, अपना बनाइए। टू कंस्ट्रक्ट हाफ वेव रेक्टिफायर, या इसको आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखे। टू डिमॉन्स्ट्रेट अभी देखिए, डिमॉन्स्ट्रेट और कंस्ट्रक्ट दोनों एक्टिव वर्ब हैं, तो एक्टिव वर्ब भी आना चाहिए। टू डिमॉन्स्ट्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ, टू डिमॉन्स्ट्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों नहीं। तो ये स्किल में आपको लिखना टू कंस्ट्रक्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर या टू डिमॉन्स्ट्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आपको डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में लिखना है, फॉर्मेट आपके पास होगा ही। चलिए, ऊपर वाला, ओ सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद सीरियली डिमॉन्स्ट्रेशन, ये तो स्किल हो गया। स्किल के बाद ऑब्जेक्टिव, जैसे लेसन प्लान में ऑब्जेक्टिव होता है टाइटल के बाद, वैसे यहाँ भी ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी लिखा रहेगा एट द एंड ऑफ, at the end of this demonstration, the trainee shall be able to सेमीकोलन एट द एंड ऑफ दिस डिमॉन्स्ट्रेशन, ये एंड है, END, एंड ऑफ। हिंदी में लिखना चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे हिंदी डेमो का होता है। इससे पहले जो स्किल था, स्किल का मतलब दक्षता होता है, तो दक्षता हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने का प्रदर्शन करना या हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाना, हिंदी में लिख सकते हैं। यहां है इस प्रदर्शन के बाद प्रशिक्षणार्थी सक्षम होगा, सेमीकोलन। इस प्रदर्शन के बाद प्रशिक्षणार्थी सक्षम होगा, ये लिखेंगे। हमेशा डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में केवल 3 ही ऑब्जेक्टिव होगा, लेसन प्लान से इजी है। 3 ही ऑब्जेक्टिव इसमें होगा, न कम न ज्यादा। पहला ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू दैट स्किल, सेकंड ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ दैट स्किल, एंड थर्ड प्रिकॉशंस ऑफ दैट स्किल प्रोसेस। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जो, जैसे हमारा यहाँ टू कंस्ट्रक्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर,
तो हाफ वेव रेक्टिफायर का होगा। दूसरा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के जो स्टेप्स होंगे, क्योंकि पटने क्यों एक जगह शुरू करना पड़ेगा, फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद और हर स्टेप को बनाने में सावधानियां, क्योंकि यहाँ टूल सीक्वेंस से काम करना होता है तो सावधानी मस्ट है, हर स्टेप की सावधानी होना चाहिए। तो पहला जब भी आप यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव हमेशा एक एक्टिव वर्ब से शुरू होता है। अब एक्टिव वर्ब कितने तरह की होती, क्या होती, वो चलिए वो फिर और हम आपको बताएंगे। तो एक्टिव वर्ब इसमें है कंस्ट्रक्ट, तो कंस्ट्रक्ट एक एक्टिव वर्ब है। ये देखिए सेंटेंस यहां से चल के यहां वो टू के बाद टू कंस्ट्रक्ट हाफ वेव रेक्टिफायर, at the end of this demonstration the trainee shall able to construct the half wave rectifier। पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा। दूसरा इसके प्रोसेस, फॉलो दी एक एक्टिव वर्ब है, फॉलो दी प्रॉपर सीक्वेंस of constructing the half wave rectifier। और ये दूसरा हो गया। आइए तीसरा हो गया प्रिकॉशंस। ओबे ऑब्जर्व, जो भी ओबे भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व भी, दोनों एक्टिव वर्ब हैं। तो मैं यहां ऑब्जर्व कर देता हूं, ऑब्जर्व द सेफ्टी प्रिकॉशन, observe the safety precaution of each step while constructing the half wave rectifier। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। चाहे आप कोई आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आप कोई स्किल हो जिसका आप डिमॉन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं, हमेशा डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में 3 ही ऑब्जेक्टिव होगा आपका। पहला होगा वह स्किल जिसका आप डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, दूसरा होगा उस डिमॉन्स्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, और तीसरा होगा उस प्रोसेस की सावधानी। और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। चाहे कोई भी स्किल हो, पहला वो स्किल होगा और दूसरा और तीसरा उसके प्रोसेस एंड प्रिकॉशंस होंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं? चलें आगे। तो ये आपका, अब इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख लें, कंस्ट्रक्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाना। दूसरा, हाफ वेव रेक्टिफायर के बनाने के उचित क्रम का पालन करना, फॉलो यानी पालन करना। और तीसरा, सावधानियां। तीसरे में हाफ वेव रेक्टिफायर के बनाने के प्रत्येक क्रम की सावधानियों का अनुपालन करना या उपयोग करना, जो भी चाहे, दोनों है। बट ये रहे अनुपालन, उपयोग, बनाना, लोड करना, असेंबल करना, बहुत है। मोर देन 30-35 एक्टिव वर्ब्स हैं। बुक में आप जाएंगे आपको मिल जाएंगे, तो उनका आप यूज करते हैं। यहाँ मैंने आपको 3 बताया है जो यहाँ के लिए है, अभी के लिए। ठीक है, ये वाला वहां से कलर भी चेंज रिफ्लेक्शन हो जाता होता है और ग्रीन कर लीजिए। अच्छा, ग्रीन कलर। अच्छा, हाँ ये चले। इसके बाद आपको सेम जैसे लेसन प्लान में होता है, पहले आपका टाइटल होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद रिव्यू एंड लिंक। तो यहाँ रिव्यू एंड लिंक की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ आपके अब प्रिपरेशन पार्ट में हम आ जाते हैं। तो प्रिपरेशन पार्ट में क्योंकि यहाँ पे टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल सबकी प्रिपरेशन जरूरी होती है। तो प्रिपरेशन में आपका
जो फॉर्मेट आपके पास है वो देखते रहिएगा। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं शुरू कर रहा हूँ आज, तो कोई अगर स्टेप भूल जाए तो बता देना। तो सीरियल नंबर, टूल्स एंड इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, एंड लास्ट है सैंपल पीस, SAMPLE, सैंपल पीस, PIECE। तो आज के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपको क्या टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल आवश्यक है वो आप इसमें लिखेंगे। जैसे इसके बनाने के लिए जैसे कटर है, प्लायर है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, या डिजिटल मीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है, DMM। तो ये जितने भी हैं ये आप यहां लिख ले। CRO वेब फॉर्म अगर आपको देखना है तो CRO भी आपको चाहिए, तो CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप चाहिए। अब इसके बाद आप ये सर जैसे ऑब्जेक्टिव बताया कि ये कैपिटल में मस्ट होता है या फिर नहीं, कैपिटल में ऐसे लिखता हूं कि जिससे आपको पढ़ने में सावधानी हो। यहाँ आप अपने रनिंग हैंड में बट ऐसा लिखें कि पढ़ने में आ जाए। स्किल तो कैपिटल में लिखा जाता है, स्किल भी कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखते हैं तो ठीक है, बट कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्किल भी आपको कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए लिखता हूं कि जिससे आपको पढ़ सके, और मेरी आदत बन गई है। मैं जब शुरू करता हूं तो कैपिटल नहीं चलता है, और इसलिए होता है कि मैं इसलिए लिखता हूं जिससे आप आसानी से पढ़ सके बोर्ड पे। आप हाँ प्लीज डेमोन्स्ट्रेट जब करेंगे सर उस समय स्किल को बोर्ड पे लिखना। हाँ, स्किल को केवल लिखना पड़ेगा बस, और ऑब्जेक्टिव और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन स्किल को जैसे टाइटल को लिखते हैं ना, लेसन प्लान में टाइटल लिखना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, रिव्यू, लिंक, मोटिवेशन, कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। वो केवल आपको जानना होता है कि मैं अभी हूँ यहाँ इस स्टेप पर, तो उसी तरह से आप वो यहाँ केवल टाइटल यहाँ लिख देंगे, सॉरी केवल स्किल आप लिख देंगे। उसके बाद आपको स्टेप अपने से कि अब मैं यहाँ हूँ अब चलता है। ये जो लेसन प्लान, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान आप लिखेंगे उसके लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्पेशली इन लोगों के लिए। नहीं तो मैं पहले आपका रेगुलर क्लास लेता आपका, तो पहले मैं आपको जो एक्टिव वर्ब्स हैं उनको बताता कि एक्टिव वर्ब्स कहाँ क्या लगता है, फिर हर स्टेप का क्या वैल्यू है, फिर उसके बाद ये लास्ट में बताता हूँ कि आप डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान लिखोगे कैसे। बट यहाँ मैंने पहले इसलिए बताया कि इन लोगों के लिए जरूरी है ये। तो इसके बाद रॉ मटेरियल जैसे कनेक्टिंग वायर है, डायोड है, सोल्डर है, सोल्डरिंग आयरन है, फ्लक्स है, जितने भी हैं ये है। तीसरा है सैंपल पीस। अब मार्केट में अगर स्टैंडर्ड हाफ वेव रेक्टिफायर मिलता है तो सैंपल पीस आपको लेना है, मतलब ऑलरेडी कमर्शियल वैल्यू पीस जो हाई क्वालिटी के हों, अगर मिलता है तो सिंपली यहां लिख दीजिए S। कुछ चीजें हैं जैसे हम कहें वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ का सत्यापन करना, तो वो तो कोई सैंपल पीस नहीं मार्केट में मिलेगी आपको, तो वहां नो लिख देंगे। लेकिन जो जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, LED है, डायोड है, ट्रांजिस्टर्स हैं, ये सब आप असेंबल कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो ये मार्केट में भी मिल जाता है। एम्पलीफायर्स हैं, ये सब मार्केट में मिल जाते हैं। तो जो मार्केट में मिल सकता है उसको आप यहाँ S लिख देंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं? चलिए फिर से थर्ड वन, येलो पेंसिल। इसके बाद इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है, किसी फॉर्मेट में मिलता है, किसी में नहीं मिलता, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपके फॉर्मेट में है तो लिखिएगा, अगर फॉर्मेट में नहीं है तो जरूरत नहीं है। अगर आपके फॉर्मेट में है तो उसको लिख दीजिए जो आपके पास फॉर्मेट है। अगर नहीं इंट्रोडक्शन है तो घबराइए मत, उसकी जरूरत नहीं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है वही एक्सप्लेन, जैसे लेसन प्लान में जो आप टाइटल बताते हैं, इंट्रोडक्शन में उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं
ये टाइटल में कहते हैं कि आज मैं डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। लेसन प्लान की बात बता रहा हूं। और जब आप इंट्रोडक्शन में आते हैं मोटिवेशन के बाद, तो डायोड की परिभाषा क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके कार्य करने की कार्यविधि क्या है, आज मैं ये आपको बताऊंगा। तो ये इंट्रोडक्शन होता है। उसी तरह से यहां भी इंट्रोडक्शन में वही है कि आज मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रदर्शन करके बताऊंगा। इस प्रदर्शन के बाद आप इसी उपकरण और औजार का उपयोग करके हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने में सक्षम होंगे। बस ये इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में मैं लिख नहीं रहा हूं। इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग सेम टूल, बाय यूजिंग सेम टूल या बाय यूजिंग द टूल ऑब्लिक इक्विपमेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर will be constructed. ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। ये टोटल प्रिपरेशन में आता है। इसके बाद जैसे लेसन प्लान में मोटिवेशन इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है, प्रेजेंटेशन, यहां डेमोन्स्ट्रेशन। अब आप क्या करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन, सीरियल नंबर, प्रोसीजर, नरेशन ऑफ एक्टिविटीज विद सेफ्टी, और लास्ट है स्पॉट में। अब जैसे लेसन प्लान में है, जो आपके टाइटल्स में होंगे पॉइंट्स, उसी पॉइंट में ऑब्जेक्टिव चलता है, और जो ऑब्जेक्टिव में पॉइंट्स है वही आप प्रेजेंटेशन में करते हैं। सेम इसी तरह से जो आपका ऑब्जेक्टिव में पॉइंट्स है वो उसी क्रम में यहां पे आएगा। तो पहला आपका है, पहला क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पहला पॉइंट आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब यहां पे नरेशन ऑफ एक्टिविटीज विद द सेफ्टी, यहां पे पहले में लिखना है आपको कि बाय यूजिंग द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड प्रॉपर प्रोसीजर एज वेल एज सेफ्टी ऑफ ईच प्रोसेस हाफ वेव रेक्टिफायर्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। यहां आप लिखेंगे इस जगह पे नरेशन ऑफ एक्टिविटीज में के टूल्स, इक्विपमेंट, उपकरण और औजार जो आवश्यक है उनका उपयोग करके एक निश्चित क्रम का पालन करते हुए, क्रम की सभी सावधानियों का अनुपालन करके हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रदर्शन किया जाता है। एक जनरल स्पॉट ही, जैसा मैंने बताया, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान और लेसन प्लान टीचर के लिए होता है। टीचर इसको बनाता है और टीचर ही इसको यूज करता है। तो आपके अनुभव के आधार पर, बाय वर्च्यू ऑफ योर एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ स्पेशल पॉइंट्स, कुछ स्पेशल हिंट्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर नहीं है तो यहां आप कोई चार्ट, ट्रांसपेरेंसी या कोई स्केच बनाना चाहें तो वो आप स्पॉट हिंट्स में बना सकते हैं। जैसे यहां हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए जो डायग्राम बनता है वो आप यहां पे स्पॉट हिंट्स में बना सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम, इसको मिटाने के लिए, अच्छा ये वाला जी सर, इसको अच्छा हो रहा है, भूल जाता है नहीं यूज करने से इसके पॉइंट्स हो गया सर।
फिर से करना पड़ेगा ये। पॉइंट चूज करना पड़ेगा। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर, ये बन गया। तो ये ट्रांसफार्मर हो गया, डायोड हो गया, रेक्टिफायर डायोड हो गया, लोड रेजिस्टेंस हो गया, सीआरओ हो गया, और ये कनेक्टिंग वायर्स हो गए। ये आप यहां बना सकते हैं, ये आप यहां बनाएंगे, ये ऐसे मैं बनाऊंगा, ये मेरा स्केच है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, जरूरी नहीं है। जैसा मैंने कहा, आप अगर अपना कोई टॉपिक चूज करते हैं, उसमें कोई स्केच नहीं है या कोई स्पॉट हिंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि सब में होना ही चाहिए, लेकिन एज ए टीचर अगर लगता है कि हाँ विद्यार्थी को ये पॉइंट्स देना जरूरी है, तो आप वहां दे सकते हैं। नहीं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि कोई स्केच या कोई डायग्राम या चित्र यहाँ बनाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेसन प्लान में भी वही है, लेसन प्लान में भी स्पॉट हिंट आता है, अगर कुछ है तो आपको देना है, नहीं है कोई बात नहीं, वही चार्ट ट्रांसपेरेंसी मॉडल दिखा दीजिए। चलिए, सर्किट ट्रांसपेरेंसी में यूज करेंगे, यहाँ भी नेरेशन भी बनाएंगे? नहीं, यहाँ ट्रांसपेरेंसी की कोई जरूरत नहीं, यहाँ ट्रांसपेरेंसी की कोई जरूरत नहीं। यहाँ बस ये तो 1 मिनट लगेगा बनाने में आपको। यहाँ इसकी ट्रांसपेरेंसी बनाने का क्या मतलब है, 1 मिनट तो लगता है बनाने में इसको। अपने लेसन प्लान में, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में यहाँ पे इसको बना दीजिए, अलग से ट्रांसपेरेंसी की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी। बनाना चाहें तो ऐसा कुछ नहीं, आप ट्रांसपेरेंसी बना के इसको दिखाना चाहें दिखा दीजिए, बट 2 मिनट तो लगता है उसमें, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप ट्रांसपेरेंसी बनाएं इसमें, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब दूसरा पॉइंट आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान का दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव का सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द हाफ वेव, यानी दूसरा पॉइंट है। यहां केवल आप सीक्वेंस लिखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपके लिए होता है, बट अभी यहां जो आप, जैसे ये लोग ट्रेनिज हैं, एग्जाम के लिए आए, ये पूरा लिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द हाफ वेव रेक्टिफायर। बट एज ए टीचर, जब आप कहीं आईटीआई में या कहीं भी आप पढ़ा रहे होंगे, वहां अगर आप डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान बनाएंगे तो वहां आप केवल सीक्वेंस लिख देंगे तो चलेगा। वैसे प्रैक्टिकली जब आप आईटीआई में टीचर हो जाएंगे, तब डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लास ही नहीं लेना होगा। तो राजनीति से फुर्सत मिलेगी तब तो क्लास लेंगे ना। वहां तो बहुत, आज वहां सम्मेलन है, आज वहां धरना है, आज वहां मीटिंग है, आज वहां जाना है, तो इंस्ट्रक्टर्स लोगों को मैं तो देख रहा हूँ 5-6 स्टेट के, अपने यूपी के, बिहार के, खैर चलो कोई बात नहीं। तो इसलिए जब तक आप ट्रेनिंग है तब तक इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप, हाँ, कहीं प्राइवेट आईटीआई में जहाँ क्लासेस, कुछ प्राइवेट आईटीआई जहाँ क्लासेस चलते हैं, सब में तो नहीं चलते, वहां अगर आप हैं तो बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां आप सीक्वेंस लिख सकते हैं। अब यहां सीक्वेंस, जैसे मैंने ये बताया, देखिए, अब यहां ये याद रखें, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में हमेशा आपको पॉइंट में बताना होता है, नरेशन में नहीं कि एक लाइन में बताते चले गए, नहीं, पॉइंट में बताना होता है, और वो पॉइंट यहां आपको लिखना होगा। उस पॉइंट के लिए ये जरूरी है। अब यहां जैसे मैंने कह दूं, मैं पहला पॉइंट ये ले लूं, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, और ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, और ये फोर्थ। तो मैं बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन के मेरे 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, कनेक्टिंग वायर से ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के आउटपुट के एक सिरे से डायोड के पॉजिटिव में जोड़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डायोड के निगेटिव से लोड रेजिस्टेंस के एक सिरे से जोड़ना है। तीसरा पॉइंट, लोड रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से ट्रांसफार्मर के रिमेनिंग सिरे से जोड़ना है। चौथा पॉइंट, सीआरओ का प्रोब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस या पैरेलल लगाना है। ओके, 4 पॉइंट। अब ये 4 पॉइंट आपको रट लेना है, और जिस क्रम में आप बताएंगे, क्रम भूलना नहीं है, उसी क्रम में आप उसको बताएंगे। और जब आप बताएंगे तो बताने के बाद एक आप प्रश्न पूछ लेंगे, भाई तीसरा क्रम क्या है, दूसरा क्रम क्या है, जिससे विद्यार्थी को भी पता चल जाए कि ये क्रम है, ठीक है। ठीक है, इसमें वही चारों पॉइंट 1, 2, 3, 4 ये यहां बनाएंगे फर्स्ट में, और ये जो 4 पॉइंट आपने किया है, उस चारों पॉइंट को आप यहां लिखेंगे
सीक्वेंस के नरेशन ऑफ एक्टिविटीज विद सेफ्टी। तो ये एक्टिविटीज है, यहां पर आप 1 2 3 4 चारों पॉइंट यहां लिख देंगे। ठीक है, कोई डाउट? अरे बोलो भाई। हाँ, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो यार? तीसरा आपका है हाँ जी, सर्टिफिकेशन। तीसरा सर्टिफिकेशन। ओहो, क्या बार ये गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए, तीसरा है सेफ्टी प्रिकॉशन। तो यहाँ केवल सेफ्टी आप लिख दे या सेफ्टी प्रिकॉशन लिख दे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये ध्यान रखेंगे, जो प्रोसीजर के 4 पॉइंट थे, जो आपने सीक्वेंस के 4 पॉइंट लिखे हैं, प्रिकॉशन भी उसी का, यानी पहला जो प्रिकॉशन होगा पहले सीक्वेंस का होगा, दूसरा प्रिकॉशन दूसरे का, तीसरा प्रिकॉशन तीसरे का, और चौथा प्रिकॉशन चौथे का। जैसे पहला प्रिकॉशन क्या होगा, डायोड ट्रांसफार्मर के एक सिरा जो है डायोड के पॉजिटिव से जोड़ना, तो यहां आप लिख देंगे कि पॉजिटिव से ही जोड़ना है। दूसरा है निगेटिव लोड रेजिस्टेंस से जोड़ना है, तो निगेटिव लोड रेजिस्टेंस से ही जोड़ना है। तीसरे में कनेक्टिंग वायर की लेंथ सही होना चाहिए। चौथे में प्रोब क्रॉस रखना चाहिए, तभी आप वेवफॉर्म देख पाएंगे। तो ये 4 प्रिकॉशंस हैं, बट ये आपको ध्यान रखना है यहाँ कि जो 4 सीक्वेंस है, ये हमेशा कोशिश करें कि सीक्वेंस आपका कम से कम हो, 3 या 4 हो, इससे ज्यादा न हो। अगर 1 से ज्यादा पॉइंट है तो उसको मिक्स कर लें, 1 से ज्यादा पॉइंट है तो उन्हें मिक्स करके एक ही सीक्वेंस बनाएं। जैसे यहाँ है कि डायोड का पॉजिटिव सिरा ट्रांसफार्मर के एक सिरे से और निगेटिव सिरा लोड रेजिस्टेंस से जुड़ा होना चाहिए, दोनों को 1 पॉइंट कर सकते हैं, तो पॉइंट आपका कम होकर 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोशिश करें कि 4 या ज्यादा से ज्यादा 5, इससे ज्यादा पॉइंट न हो, नहीं तो विद्यार्थी को सीक्वेंस याद करने में दिक्कत होगी और फिर आगे सावधानियां भी उसी क्रम में याद करना पड़ेगा उसको। तो ये ध्यान रखें, सीक्वेंस कम से कम हो, और जो सीक्वेंस हो प्रिकॉशन भी उसी का हो। पहला प्रिकॉशन पहले सीक्वेंस का, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का, चौथा चौथे का। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेशन। अब डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद हम आते हैं समरी। समरी। अब यहां समरी में आपको लेसन प्लान में समराइज नहीं करना है उसको, मतलब जैसे लेसन प्लान में आपको प्रश्न पूछना होता है, प्रश्न पूछ के फिर आप बताते थे, यहां प्रश्न नहीं पूछना है। यहां आप जो आपने डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, उस डिमॉन्स्ट्रेशन को विद्यार्थियों के साथ समराइज करना होता है। यानी उनको यही बताना, यार पहला पॉइंट क्या था, वो बोलेंगे आप बता दीजिए कि पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, और ये इनकी सावधानियां थी, या तो ये बता दें। दूसरा, उनसे पूछना होता है कि मैंने ये 4 क्रम और 4 क्रम की सावधानियों का पालन करते हुए हाफ वेव रेक्टिफायर का डिमॉन्स्ट्रेशन करके या हाफ वेव रेक्टिफायर बना के आपको दिखाया हूं। आपको किसी क्रम या सावधानियों पर कहीं कोई डाउट है? कोई कहता है सर तीसरा क्रम में मुझे डाउट है। अगर वो कहता है तीसरा, यहां 2 चीजें हैं, आइदर बाई एक्सप्लेनेशन और बाई डिमॉन्स्ट्रेशन और बाई बोथ। या तो वो कहता है मुझे बता दो केवल कि तीसरा क्रम कैसे किया आपने, तो बता दीजिए, या वो कहता है केवल डिमॉन्स्ट्रेट करके तीसरा क्रम बता दो, तो केवल तीसरा क्रम डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दीजिए, या वो कहता नहीं दूसरा क्रम को बता भी दो और डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दो, तो बता भी दो डिमॉन्स्ट्रेट कर दो। यानी जैसा विद्यार्थी कहे वैसा आपको करना है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई कहेगा पहला, कोई कहेगा दूसरा, तीसरा, यानी फिर से पूरा का पूरा तो नहीं हो सकता है। तो आप बता सकते हैं, या 1 या 2 क्रम कोई डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। बताने को तो बता सकते हैं चारों, बट चारों डिमॉन्स्ट्रेट करना फिर उतना टाइम लगेगा, तो वो संभव नहीं है। हाँ, एक आध कोई क्रम आप डिमॉन्स्ट्रेट करें, तो ये समराइज। तो समरी में आपको ही लिखना है, पहले आपको लिखना है, पहला पॉइंट तो हो जाएगा समराइज
the demo with the trainees. ट्रेनिंग के साथ डेमो को समराइज करेंगे। पहला पॉइंट क्या है वही बताएंगे, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, सावधानियां क्या बता देंगे। पहला। दूसरा, आइदर बाय एक्सप्लेनिंग or demonstrating or by doing both for any specific point, as demanded by trainees, clarify their doubts. उनके संदेह को दूर करना, या तो किसी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करके यानी व्याख्या करके, या किसी पॉइंट का प्रदर्शन करके, या दोनों करके कोई स्पेसिफिक पॉइंट का, जैसा विद्यार्थी अनुरोध करे उनके संदेह को दूर करना। ये आपको लिखना होता है डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान के समरी पॉइंट में। आपका किसी भी ट्रेड का कोई भी स्किल हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, समरी सेम होगा, सबके लिए समरी सेम होगा। तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। विद्यार्थियों के साथ किए गए डिमॉन्स्ट्रेशन का सारांश बताना, विद्यार्थी जैसा कहे उसके अनुसार किसी एक निश्चित बिंदु का या तो प्रदर्शन करके, या व्याख्या करके, या दोनों करके उनके संदेह को दूर करना। बस आपको यही लिखना है, उसमें न कोई क्वेश्चन न कोई आंसर, कुछ नहीं, समरी पार्ट में यह रहेगा। कोई डाउट इसमें? नहीं। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। तो ये आपका आधा मैंने कर ही दिया, बस कल इसको नकल करके कल आप यही लिख देना। सर पानी पीजिए। हाँ अच्छा, ये यहाँ पे कहाँ पे है इसको? प्लस अच्छा इसमें, अच्छा वो आएगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा, चीजें करना पड़ेगा। पानी आएगा। हाँ कोई। इसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में डिमॉन्स्ट्रेशन में लेसन प्लान में तो प्रश्न पूछा जाता है कि एक नहीं बता पाया तो दूसरा बताएगा, फिर प्रैक्टिस कराओ। नहीं, यहां पे अब वो प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, उनका डाउट क्लियर कर दिया, तो अब आप उनसे कहेंगे कि भाई जैसा मैंने जिस क्रम में जिन सावधानियों का उपयोग करके इस डिमॉन्स्ट्रेशन को अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर को बना के आपको दिखाया था, अब उन्हीं उपकरण, औजार, कच्चा माल का उपयोग करते हुए, उसी क्रम और सावधानियों का पालन करते हुए आप इसका बनाने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। इससे पहले आपको जैसे लेसन प्लान में इंफॉर्मेशन शीट देना होता है जिसमें वही लिखा होता है जो आपने पढ़ाया है, यहां पर आपको ऑपरेशन शीट देना होता है। ऑपरेशन शीट में वही लिखा होता है, वही क्रम और सावधानियां लिखी होती हैं जिसका पालन करके आपने इस स्किल का डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, इस स्किल का प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आप क्या लिखेंगे? प्रोवाइड, पहला पॉइंट हो जाता है आपका प्रोवाइड टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, and operation sheet to the trainees.
let them practice the skill observe them and correct as and when required. तो यहां भी वही है, चाहे स्किल कोई हो, एप्लीकेशन वही होगा। ट्रेनिंग्स को हिंदी में लिखना है तो ट्रेनिंग्स को टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल और ऑपरेशन शीट देना, उन्हें बताए गए दक्षता का अभ्यास करने के लिए कहना। जब वो अभ्यास करें तो शिक्षक उनका अवलोकन करेगा और जहां जरूरत होगी कि अगर वो टूल्स गलत पकड़ रहे हैं तो उनको बताओ भाई सही पकड़ो, या स्टेप्स गलत कर रहे हैं तो बताइए स्टेप गलत है, ऐसे होना चाहिए, या सावधानियों को पालन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बताएं कि अगर आप गलत करोगे ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपका एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो बस आप लिख लीजिए एप्लीकेशन में क्या लिखना है। इसके बाद टेस्ट। अब टेस्ट में आपको न कुछ बताने की जरूरत है और न ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो टेस्ट का पहला पॉइंट वही हो जाएगा, 5 बजने जा रहा है। पहला पॉइंट यही होगा, प्रोवाइड। जो मैंने उसमें लिखा है, यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं, जो मैंने एप्लीकेशन लिखा, प्रोवाइड टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एंड ऑपरेशन शीट ऑफ टू द ट्रेनिंग्स। पहला पॉइंट वही होगा, टेस्ट का भी पहला पॉइंट वही होगा। दूसरा, टेल द टाइम ऑफ टेस्ट। कितने समय में ये करना है ये जरूरी बताना। कभी भी ये बहुत जरूरी है कि आप बताइए कि 10 मिनट के अंदर ये करके मुझे चाहिए। और तीसरा, मार्किंग स्पीड, मार्किंग स्कीम। यानी किस पॉइंट पर आप गलत करेंगे तो कितने नंबर कट जाएगा आपका, वो भी बताना पहले से क्लियर हो विद्यार्थी को कि मैंने यहां गलत किया तो इतने नंबर मेरे कट गए, ये मैंने गलत कर दिया तो इतने नंबर कट गए। और चौथा, क्वालिटी यानी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड एक जनरल भाषा है, स्तर, जिसे आप स्तर कहें, उसका स्तर वैसा है। बट हमारे वर्कशॉप में स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्वालिटी, एक्यूरेसी एंड वर्कमैनशिप। आप यहां स्टैंडर्ड छोड़ देंगे तब भी चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, तो जनरल बात की बात है। बट स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड का मतलब वर्कशॉप में या पीओटी में हम कहते हैं क्या क्वालिटी चाहिए। आपके पास सैंपल पीस तो है ही, बताए भाई इस क्वालिटी का मुझे चाहिए, इसमें अगर कमी है तो मैं इतने नंबर काट लूंगा। एक्यूरेसी, सटीकता, जैसे फिटर और जगह टॉलरेंस होता है, यहां भी अगर आपका सोल्डरिंग कर रहे हैं तो ओवर सोल्डरिंग हो गया, ड्राई सोल्डरिंग हो गया, रेड सोल्डरिंग हो गया, तो वहां पे आप नंबर काट लेंगे, वो सटीकता। एंड वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप साफ सफाई, कारीगरी जिसे करते हैं, ये कारीगरी। तो ये 3 चीजें आपको बताना है। प्रोवाइड द टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, जिससे आपने किया था वही उनको दीजिए। टेल द टाइम ऑफ टेस्ट, कि ये 15 मिनट 20 मिनट में आपको ये करके देना है। मार्किंग स्कीम, किस किस पॉइंट पे कितने नंबर होंगे और स्टैंडर्ड क्या होगा। लेट देम डू, और बस लेट देम डू, लेट देम परफॉर्म द स्किल।
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम टेक द जॉब एंड गिव द मार्किंग अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब, sorry, after completion of time, take the job and provide the marking as per the scheme, marking scheme. अब आप इतना लिखें, इसमें टेस्ट में आप इतना लिखें, इतने बहुत है. ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जो आप क्लास में एक्चुअल जब करेंगे तब के लिए है. और फिर उन्हें बता दें आप कि कहां कहां पे गलती हुई है, कहां आपके नंबर्स कम हुए हैं, क्यों कम हुए हैं, जिससे बिल्कुल फेयर हो, कोई डाउट ना हो. और पहले इस पर एक सेशनल मार्क या ये ग्रेडिंग बनती थी, अब तो खैर एनएसपीओ में उसकी जरूरत नहीं है. तो आप उसके लिए आप टेनिस पोर्टफोलियो बनता है, एज पर एनएसपीओ की स्कीम आप जाएं तो टेनिस पोर्टफोलियो बनता है, जिसमें सब वीडियो रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है. तो छोड़िए, वो सब आपके लिए नहीं है, बट जो यहाँ एग्जाम के लिए आए हैं वो यहाँ तक 1, 2, 3, 4 पॉइंट लिख दें और यहाँ लेट देम परफॉर्म द स्किल. इतना आपके लिए काफी है. ठीक है, तो ये भी सेम है. तो आपका समरी, एप्लीकेशन और टेस्ट सेम में, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब मिल गया आपको. बट केवल आपके ट्रेड का एक स्किल आप सेलेक्ट कर लीजिए और ऊपर के 2 पॉइंट लिख लीजिए. टेस्ट के बाद क्या आएगा? टेस्ट के बाद डिफरेंस. रेफरेंस में वही जो आपको पता है, नेम ऑफ बुक, वो जैसे लेसन प्लान में लिखते हैं, नेम ऑफ बुक, राइटर ऑफ बुक, एंड पेज नंबर. जैसे लेसन प्लान में लिखते हैं, कोई नहीं है. हाँ, अगर कहीं आप इंटरनेट या कहीं दूसरे यूट्यूब से या कहीं और से देख के आपने डिमॉन्स्ट्रेशन किया तो उसका भी लिंक आप लिख सकते हैं. आजकल कोई दिक्कत नहीं है. आप कोई वेबसाइट है, कोई यूट्यूब है या कोई साइट्स है, तो उसका लिंक भी आप बता दें कि मैंने इस लिंक से देख के डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, वो भी आप बता सकते हैं. असाइनमेंट इसमें होता नहीं है, जैसा आपका लेसन प्लान में है, यहाँ असाइनमेंट नहीं होता है. ऑपरेशन शीट आपने पहले ही दे दिया है, तो इंफॉर्मेशन शीट जैसे यहाँ देते हैं अभी बताते हैं, यहाँ पहले आप दे देते हैं. तो अब आ जाता है आपका नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन. मान लेसन होता है, यहाँ नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, ये ई है, सॉरी ये ई है. नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, तो टुमारो आई विल शो द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टुमारो, या सिंपली डेमोन्स्ट्रेट the construction of very good construction of full wave rectifier. तो ये आपका लेसन प्लान का, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान का फॉर्मेट हो गया. और फॉर्मेट के साथ साथ क्या लिखना है किस जगह, अब आप गलती नहीं करेंगे. आज इतने लेसन प्लान में गलतियां थी, बार बार 2 बार 3 बार, तो एक आप अपना डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान ले लेंगे, एक रफ में आप बना लेंगे उसको. पहले रफ पेपर पर बना लीजिए और फिर फेयर कर लीजिए. हाँ प्लीज. तो ये क्वेश्चन था, जैसे मतलब कहाँ हम दोनों लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कुछ टॉपिक हम कई बार हिंदी इंग्लिश दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं, तो टेक्निकल में कुछ चलता भी ज्यादा चलेगा. तो इसके फॉर्मेट में हम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं. मेरे ख्याल से आप हिंदी अगर यूज करेंगे तो हर जगह पूरे में हिंदी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी. नहीं सर, और इंग्लिश में जैसे हाँ पॉइंट्स में आप जैसे 4 पॉइंट्स मैंने बताया, उसमें आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके यूज कर सकते हैं. लेकिन जो आपका टाइटल है, सॉरी जो आपका स्किल है और ऑब्जेक्टिव है, उसे या तो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव वर्ब आता है. तो ऑब्जेक्टिव वर्ब तो या तो इंग्लिश में रहेगा या हिंदी में रहेगा, दोनों में नहीं हो सकता. लेकिन उसके बाद जैसे वो टूल्स इक्विपमेंट का लिस्ट है, टूल्स इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल, उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. मतलब ऊपर वाला इंग्लिश में लिख के उसको हिंदी में कर दीजिए, और जो आपके पॉइंट हैं वो मिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं. और ये जो मैंने बताया आपको समरी, एप्लीकेशन और टेस्ट, इसको भी आप मिक्स लिख सकते हैं अपने हिसाब से. प्रोवाइड टेनिस हिंदी में लिखे, उसके बाद टूल्स इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल और ऑपरेशन शीट अंग्रेजी में देना, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. ऐसा देखिए समझ में आना चाहिए.
मेन चीज ये है, वो नहीं। हाँ सर मेरा एक डाउट रेफरेंस को लेके है। हाँ। जैसे एज ए स्टूडेंट हमेशा उसको टीचर से एक्सपेक्टेशन होती है कि हमको जो इंफॉर्मेशन का जो हमको रीडिंग का कंटेंट है वो ऑथेंटिकेटेड मिले। लेकिन सर जो आप रेफरेंस बताएं कि हम गूगल या यूट्यूब या फिर वेबसाइट डाल सकते हैं, सर वहाँ पे तो हमको इंफॉर्मेशन वो ऑथेंटिकेटेड डाटा तो है नहीं, ये सर उसको हम कैसे डाल सकते हैं? ये यहाँ पर कोई वो लीगल पॉइंट तो है नहीं, कहीं कोर्ट में आप इसको प्रोड्यूस नहीं करने जा रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन की जरूरत है। यहाँ तो आप कुछ बना रहे हैं। तो आजकल यूट्यूब में देखिए बहुत क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हुए दिखाए गए हैं। तो ये मैंने ऑप्शन बताया कि अगर आप चाहें तो बता दें कि भाई कि ये जो मैंने अभी बताया ये ऐसे ही कंस्ट्रक्शन यूट्यूब पे या लीगल या आपका इस वेबसाइट पर भी है। इसको देख के आप अगर आपको डाउट है तो उसको क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो आप बुक का नाम बताइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कुछ डाउट? ये वैसे भी जो है ये तो इंस्ट्रक्टर का अपने लिए है ना, ये तो इंस्ट्रक्टर्स का अपने लिए, उसको स्टूडेंट नहीं, इसको तो बताना पड़ेगा। रेफरेंस बता सकते हैं, रेफरेंस बता सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ, तो इसमें तो क्वालिटी की बात है ना। अगर आपको लगता है कि जिस बुक से आपने पढ़ा है उस बुक से अच्छा क्वालिटी किसी यूट्यूब में है, किसी यूट्यूब के कंस्ट्रक्शन में, वहां भी कोई टीचर ही यूट्यूब में बता रहा होगा ना, तो उस टीचर का नाम बता सकते हैं, भाई ये टीचर यूट्यूब पे ये कंस्ट्रक्ट करके बताते हैं। अब किसी को डाउट होगा तो उसको फोन करेगा कि भाई आपने यूट्यूब पे डाला है। जैसे मेरे कुछ वीडियो यूट्यूब पे किस लोगों का फोन आता है, अगर डाउट होता है कि सर ये इसमें क्या है, समरी में ये लिखना है कि ये लिखना है, तो वो उससे पूछेगा भी। सर वो कंटेंट हम अपनी कॉपी से ले लें तो नोट से ले लें तो अगर वही कंटेंट हम अपनी कॉपी से ले लें, रेफरेंस मतलब अगर हमने कोई लेसन प्लान बनाया है वो हमने कॉपी के नोट से बनाया है, तो उसमें क्या डालना है? नहीं तो कॉपी का नोट भी नोट तो आपने कहीं से बनाया होगा, कॉपी का नोट आपका अपना नहीं तो ऑडियो तो कहीं से बनाया होगा, सर वो भाई, अपनी कहीं- क्लास से बनाए जैसे हम डेली क्लास में कोई इशू नहीं है। कॉपी का नोट आपका अपना नहीं है ना, आपकी अपनी बुक नहीं है, किसी ने कहीं से आपने तो देख के ही बनाया होगा। आप रेफरेंस जो है रेफरेंस तो मल्टीपल भी हो सकते हैं ना, आप कुछ यहाँ से उठाते कुछ यहाँ से उठाते फिर एक कंटेंट बना लेते। सर एक बात ये पूछना है जैसे कि जो सीक्वेंसेस होंगे उसमें सीक्वेंस बताएंगे, फिर उसके बाद सेफ्टी बताएंगे, तो इस दौरान हमें क्वेश्चन पूछना होता है क्या? हाँ, एक प्रश्न मैंने मतलब बोला था, आप सुने ना होंगे, चार बढ़ जाएगा, चारों सीक्वेंस बता के एक प्रश्न आप पूछ लें कि भाई तीसरा चौथा या किसी एक से पूछ लें। उसी तरह से सेफ्टी बता के आप एक प्रश्न पूछ लें, फिर प्रिकॉशन को तो अभी इसमें आएगा ना। ये तो मैंने अभी लेसन प्लान बताया ना, अभी जब सीक्वेंस अभी तो मैंने आपको बताया कि आप लेसन प्लान डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान का फॉर्मेट क्या होगा और उसमें लिखोगे क्या। अब आपने लिख लिया तो जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे? टाइम हो गया सर, हो जाएगा सर। सर एक और बात पूछी थी सर, हाँ। कि जब सीक्वेंस लिखेंगे तो उसमें कितने मैक्सिमम स्टेप रख सकते हैं? वही वो तो मैंने बताया था कि 5 से ज्यादा मत रखिए, 4 या 5? 3 से लेके 5 के बीच में रखिए। जितना कम से कम रहेगा, मैंने बताया था ना कि अगर ज्यादा हो तो 1-2 को मिक्स कर लीजिए, तो मैंने बताया था आपको, उसको मिक्स करिए जिससे कि याद रहे। नंबरिंग अगर 10 हो जाएगी तो भूल जाएगा, नंबरिंग 6-7 होने पर ही भूल जाता है। अभी 4 उनको कौन थे, 4 भी नहीं बता पा रहे थे बेचारे, बार देख रहे थे तो चलो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो भी थे। और सर टेस्ट में जैसे कि क्वेश्चन लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या था या फिर यहाँ पे जी सर। टेस्ट में कुछ टेस्ट में आप बता देंगे उनको बस केवल कि टेस्ट का टाइमिंग क्या है, टेस्ट की क्वालिटी आप क्या चाहते हैं और मार्किंग स्कीम क्या। उसके बाद उनको टूल्स इक्विपमेंट रॉ मटेरियल दीजिए और बोलिए आप 15 मिनट में ये मुझे करके दिखाइए, काम खत्म। कोई उसमें लिखने की जरूरत नहीं। चलिए मैं थोड़ा जल्दी में खत्म करूंगा। सलमान जी को कुछ बोलना है क्या? सलमान जी को कुछ बोल, सर मल्टीमीटर वगैरह रखवा दें, सलमान जी को कुछ बोलना है? डायोड मल्टीमीटर। अच्छा संगवा, हाँ वो ने जो कल वहाँ गए थे ना, डायोड मैं उनको बोलता हूँ आपसे, हाँ मेरे से तो मिलने नहीं तो बाकी कहते जो फोटो मांग रहे हैं, पूरे में फोटो वो मांग रहे हैं, तो बस फोटो मांग रहे हैं वहाँ लगाने का। केबल सर क्या सर यहाँ पे रख दे रहे हैं आप थोड़ा सा। नहीं, वैसे भाई ये तो इतना टाइम कहाँ है, वो सब वो एज ए टीचर जानते हैं ना, एक अच्छा टीचर क्या होता है, एक अच्छा टीचर मदारी होता है। मदारी आप समझते हो ना, अगर
ज्यादा मुझे देख के कहेंगे तो मदारी आ गई, अब आप ताली बजाओ, तो ऐसी बात नहीं है। गुड टीचर की क्वालिटी वही होती है। एक अच्छे टीचर को आप उस लेवल पे विद्यार्थी के हाथ नहीं सकते। सर ऐसे भी हो सकता है जो टीचर पढ़ा रहा है जो ज्यादा ज्यादा डिलीवर कर सकता है, स्टूडेंट को समझ में आ जाए, वो अच्छा टीचर है। वही बिल्कुल, तो वही तो मदारी का मतलब क्या हुआ? वही तो है कि मदारी जो खेला दिखाता हो ऐसी भाषा बोलता है कि जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जो बिल्कुल गंवार हो, सब समझ जाते हैं। क्या हो कदरदान मेहरबान, मैं आज आपको ये नेवला और सांप की लड़ाई दिखाता हूँ, और वो लड़ाई अंत तक नहीं दिखाएगा। वो अपनी दवा वो बेचता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा। वो आप भी देखो यार अभी 10 मिनट मेरी पेट है या 15 मिनट है, चलो 5 मिनट देख लेता हूँ। उसकी आवाज सुन के लोग खड़े हो जाते हैं कि देखो लड़ाई दिखा देगा, वो लास्ट तक लड़ाई नहीं होती। तो उसी तरह से टीचर का भी ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रेनिंग को इंटरेस्ट बना रहे। मोटिवेशन में भी है ना, फोर फंक्शन ऑफ टीचर, मोटिवेशनल फंक्शन ऑफ टीचर इन द क्लास 4 है ना। पहले आता था जब रिटन टेस्ट आता, रिटन क्वेश्चन आते थे जरूर आता था, इस ऑब्जेक्टिव में भी आता है। सर कोई जो सर प्रोसेस फॉलो करते हैं सर स्किल में, तो सर प्रोसेस कंपाइल करके 5 स्टोरेज फॉलो करते हैं। जैसे हमने अभी डीएमएम बनाया डिजिटल मल्टीमीटर, तो सर उसमें सर प्रोसेस बहुत ज्यादा था। तो सर क्या 2-4 प्रोसेस को एक साथ कंपाइल करके? हाँ वही तो मैंने कहा ना, 5 से ज्यादा मत बनाइए, ज्यादा है तो उसको कंपाइल करके शॉर्ट करने की कोशिश करिए। लिखने में कम हो, एक्सप्लेन तो आप कर सकते हो, भाई ऐसे करोगे तो ये है, ये करना, सोल्डर जैसे शोल्डर दिस, अब ड्राई सोल्डरिंग ना हो, वायर का लेंथ सही हो, फ्लक्स सही हो, ये सब उसमें लिखने की जरूरत नहीं है ना, सब तो आप बताएंगे। एक क्वेश्चन का जो प्रोसीजर लिखेंगे सर, उसके नीचे ही सेफ्टी लिखेंगे या ना वो दूसरा पॉइंट है ना, अभी मैंने बताया था, आपने देखा नहीं, पहले आपका स्किल होगा, दूसरा प्रोसीजर सीक्वेंस होगा, और तीसरा सेफ्टी होगा। बट सेफ्टी उसी का होगा जो सीक्वेंस पहला है, तो सेफ्टी में पहला होगा तो उसी का सेफ्टी होगा, दूसरे का दूसरे, तीनों का 3 पॉइंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 3 बनानी है, तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन में भी 3 होगा। हाँ अरे प्लीज, अब मैं इसको खत्म कर, हाँ बोलो। सर फॉल्ट और ट्रबल शूट में तो किस तरह के प्रोजेक्ट करेंगे? फॉल्ट डबल शूट, आप तो उसको फॉल्ट ही बताइए ना, टू डिमॉन्स्ट्रेट दी ट्रबल शूटिंग ऑफ जो